जय हिंद बच्चों, वेदांत क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे जो आपके गणित किताब के पूरे सूत्र है वो एक साथ लिखा रहा हूं मैं, क्योंकि अब एक महीना रहा है एग्जाम में, एक महीना और 10 दिन मान लो आप। तो एक महीने में मैं जैसा आपको लिखाता हूँ वैसा आप लिख लो, फिर मैं आप पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, पीडीएफ से पढ़ लेना। जितना आप लिखोगे उतना आपको याद होगा। तो आज सूत्रों पे आधारित है ये पूरा वीडियो। पूरे किताब के में एक वीडियो में सूत्र लिख रहा हूँ, तो आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कीजिए। और चलिए महत्वपूर्ण सूत्र। अब देखो, आपके सबसे पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्याएं। इसमें से जितने आपको सूत्र बन रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं अभी। तो पहला आपके सूत्र होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है। इससे आधारित क्वेश्चन भी आता है। तो पहला सूत्र होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब इसका अगर आपके मान लो 3 नंबर का सवाल आए तो सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखनी है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है? a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और जहां जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है उसमें आर का मान 0 के बराबर, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, आर का मान है वो 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। अब आगे ये एक सूत्र है, इसमें ज्यादा सूत्र नहीं है। पहली प्रश्नावली में केवल 3 सूत्र है, 3 आप याद रख लो, तीनों से आधारित सवाल आएंगे एग्जाम में आपके। दूसरा कौन सा सूत्र है? दूसरा आपके एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड सूत्र है। उसमें क्या होता है कि दो संख्या होती है, वो दी हुई होती है, उनमें से एक का एचसीएफ दिया होता है दोनों का, और एलसीएम ज्ञात करना होता है। तो किसी भी तरीके से देते सूत्र काम आएगा। उसमें क्या होगा? सूत्र क्या है? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है लघुत्तम। लेस का मतलब है लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम इंटू मैस है। मैस का मतलब है महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ। इससे आधारित सवाल पहले जो एग्जाम हुए बोर्ड के उनमें कई बार पूछा गया है। तो आप इसको ध्यान रखना कि दो संख्या दी हुई होगी। अब जरूरी नहीं दोनों संख्या दे, अगर आपको ये 4 है, पहली संख्या दूसरी संख्या एलसीएम और एचसीएफ, चारों में से आपको मान लो एक नहीं दिया होगा, बाकी के 3 दिए होंगे। तो आपको क्या करना है? पहली संख्या अगर मान लो नहीं दी हुई है तो ये दूसरी संख्या इसके भाग में चली जाएगी। अब इसमें से आप अपन सूत्र बना लेते हैं। मान लो आपको एचसीएफ दिया हुआ है या एचसीएफ पूछा हुआ है, तो आप कैसे निकालोगे इसे? तो एचसीएफ का सूत्र कैसे हो जाएगा? एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। यहां उप सूत्र लिख सकते हैं 1 नंबर लगा के, इससे बनेगा सूत्र। तो कैसे बनेगा? यहां ऊपर लिखेंगे पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और भाग अपन को यहां आ जाएगा एलसीएम, लेस है। ऐसे इसका सूत्र अपने आप बना सकते हो। मेन सूत्र ये है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लेस है गुणा में से। दोनों के मान आप रख दो यहाँ पे। अगर पहली संख्या दी हुई तो पहली संख्या लिख दो, दूसरी नहीं दी इसको दूसरी संख्या लिख दो। और फिर यहाँ जो संख्या वो इसके बट्टा में चली जाएगी, या इनमें से कोई संख्या है, एक दी हुई है दूसरी पूछी हुई है, तो ये इन दोनों के भाग में आ जाएगी। तो इसी प्रकार बना सकते हो। अब मान लो अपने को दूसरा सूत्र उप सूत्र बना रहे। दूसरा मान लो अपने को लेस है लघुत्तम समापवर्तक का पूछा हुआ था, अपन कैसे बनाएंगे इसका एलसीएम का? तो ये सेम रहेगा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और भाग, यहां लेस है तो यहां आ जाएगा मैस है, महत्तम समापवर्तक, एचसीएफ। ये हो गया दूसरा सूत्र। 4 बनते हैं इससे सूत्र, 4 से ज्यादा नहीं बनेंगे। अब मान लो ये मैस से पूछ लिया, इसी में से सीधा तो आपको पूछेंगे नहीं। मैस से पूछा तो ये सूत्र हो गया, लेस से पूछा तो ये हो गया। अगर मान लो मैस है और लेस है, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हो और फिर पहली संख्या दी हुई हो दूसरी पूछे, तो आप कैसे निकालोगे? या दूसरी संख्या दी हुई पहली संख्या पूछेंगे तो किस प्रकार निकालोगे आप?
तो इसका तीसरा उपसूत्र, मान लो अपने को दूसरी संख्या पूछी गई है, यहां से दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, बाकी 3 दी हुई है, तो आप कैसे निकालोगे? लेस है लघुत्तम समापवर्तक इंटू मैस है महत्तम समापवर्तक और भाग, यहां दूसरी पूछी हुई, इसका मतलब पहली संख्या दी हुई है, तो पहली संख्या। और इससे चौथा कौन सा बना सकते हैं? अपन ने दूसरी संख्या का बना दिया, लसा का बना दिया, मैसा का इसी सूत्र से बना दिया। पहली संख्या का सेम रहेगा, यहां लेस है गुणा मैस है और भाग में क्या आ जाएगा? दूसरी संख्या। अब की बार ज्यादा चांस है इसके, इस पर आधारित सवाल, इसलिए मैं पूरा लिखा रहा हूं। बाकी आप तो एक याद रख लो, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, लेस है गुणा मैस है, आपके गलत नहीं होगा सवाल। लेकिन इसमें से मान लो मैसा का पूछेंगे तो इन दोनों के भाग में लेसा आ जाएगा, अगर लेसा का पूछेंगे तो इन दोनों के भाग में मैसा आ जाएगा। दूसरी संख्या पूछेंगे तो लेसा इंटू मैसा के भाग में पहली संख्या आ जाएगी, और पहली संख्या पूछेंगे तब लेसा इंटू मैसा के भाग में दूसरी संख्या आ जाएगी। ये आपके दूसरा सूत्र है। 3 सूत्र है, ये पहला हो गया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये तो आपको याद रखनी है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और ये तो आप नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा कि आर का मान है जो शेषफल है उसका मान 0 के बराबर, 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन b से छोटा नहीं हो सकता भाज्य से। अब तीसरा सूत्र कौन सा है? तीसरा यहां लिख देता हूं मैं, तीसरे से आधारित सवाल, छोटा 1 नंबर का सवाल पूछते हैं, आपको कोई भिन्न दी हुई होगी और उसका प्रसार पूछेंगे कि शांत है या अशांत आवृत्ति है या कौन सा है। तो शांत के लिए आपको क्या करना है? यदि एक परिमेय संख्या, यदि एक परिमेय संख्या p बटा q, अपन ले लेते p बटा q में, p बटा q में अभाज्य गुणनखंड किसके? यदि एक अपने को एक परिमेय संख्या आपने बताया कि भाई जो संख्या p बटा q के रूप में होगी वो परिमेय संख्या होगी। तो अब किसका अभाज्य गुणनखंड? हर में, तो मैं हर q का अभाज्य गुणनखंड 2 की घात n इंटू 5 की घात m, 2 की घात n इंटू 5 की घात n के रूप का है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो दशमलव प्रसार शांत होगा। अब शांत का मतलब क्या है कि दशमलव प्रसार आपका, जब आप उस संख्या में भाग दोगे अंश में हर का, या उस जब अपन उत्तर निकालेंगे तो उसमें दशमलव प्रसार एक जगह रुक जाएगा, तो दशमलव प्रसार शांत होगा। तो कैसे पता चलेगा? जब अपन हर का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो अगर दो के रूप में है या केवल 5 के रूप में है या 2 और 5 दोनों के रूप में है, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगर इनके अलावा कोई संख्या है, 2 इंटू 5 इंटू 3 आ गया, तो उसका अशांत होगा। यहां एक और लिख देता हूं, इससे संबंधित है, यदि एक परिमेय संख्या p बटा q में q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड 2 यदि 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का नहीं है, तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत होगा।
तो ये दोनों सेम ही है। आप एक याद रखो, अगर मान लो शांत नहीं है तो अपने आप अशांत होगा। तो हर के अभाज्य गुणनखंड अगर 2 की घात 5 है, 2 और 5 दोस्त है अपने आप में, 2 कहता है कि मैं अकेला आ जाऊंगा तो भी शांत होगा, अगर मेरे साथ 5 आएगा तो भी शांत है, अगर 5 अकेला आ गया तो भी शांत है। लेकिन ये दोनों कहते हैं कि हम दोनों के अलावा कोई दूसरी संख्या नहीं आनी चाहिए अभाज्य गुणनखंड में। 2 इंटू 5 के अलावा अगर मान लो 3 आ गया या 7 आ गया या आगे कोई भी 11 आ गया तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो बस ये याद रखना आपको। तो ये पहली प्रश्नावली के 4 सूत्र है, केवल ये याद कर लो। अब बाकी कुछ भी याद, सूत्र में कुछ याद नहीं करना चाह रहा हूं, मैंने बड़े रूप में लिख दिए। पहला इतने विभाजन प्रमेय का a बराबर bq प्लस आर, दूसरा पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लेस इंटू मैस, इनमें से आधार सवाल पूछा जाता है। इससे 4 सूत्र बन रहे, चारों मैंने समझा दिए। और ये शांत एक बिंदी होती है, उसका शांत है अशांत प्रसार उसके लिए आता है। तो उसके लिए मैंने बता दिया कि उसके हर में जो संख्या उसका अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 5 के रूप का होना चाहिए, 2 की घात n इंटू 5 की घात m के रूप का होना चाहिए। अगर है तो शांत है, अगर नहीं है तो अशांत है। अब हम चलेंगे दूसरी प्रश्नावली के सूत्रों में। अब देखो दूसरी प्रश्नावली है आपके बहुपद, और बहुपद में आपके 3 सूत्र है। में 3 ये ज्यादा है नहीं, आप मैं जैसा लिखा रहा हूं वैसे लिखते चलो, उनको याद करते चलो, अभी परीक्षा तक आपको याद हो जाएंगे। और अगर गणित में क्या होता है कि आपने सूत्र में गलती कर दी, कहीं भी आपको याद नहीं है सूत्र, तो फिर आपके पूरे नंबर चले जाएंगे। इसलिए ज्यादा से ज्यादा लिखो ताकि आपको समझो, लिखो और याद करो। अब देखो दूसरी प्रश्नावली है बहुपद। बहुपद के अंदर क्या करेंगे, पहला सूत्र है एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद। कौन सा बहुपद द्विघात बहुपद है? द्विघात में 2 घात होती है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। और जहां ए का मान क्या नहीं है, 0 नहीं है, ए का मान। अब ये कंडीशन क्यों लिखी होती है कि देखो अगर ए का मान 0 हो गया तो 0 एक्स स्क्वायर से गुणा होकर 0 हो जाएगा, तो बहुपद द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं। फिर तो ए का मान 0 नहीं होना चाहिए। के शून्यक यदि, यानी एक द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए का मान 0 के बराबर नहीं है, उसके शून्यक यदि अल्फा, एक शून्य 2 शून्य होते हैं, एक अल्फा तथा बीटा हो तो। अब आपके एग्जाम में सवाल देते हैं ऐसा एक्स इस रूप में द्विघात समीकरण में, और फिर आप जांच करते हैं कि भाई ये सही है या नहीं। तो पहले होगा शून्यकों का योग, शून्यकों का योग। शून्य कौन से होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा। अब किसके बराबर होगा, आपको शून्य अगर दिए हुए हो तो दोनों को जोड़ो और द्विघात समीकरण में इधर चेक करो, माइनस बी बट्टा ए। अगर दोनों का मान सही है तो अपने सही चल रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी माइनस बी बटा। बी क्या है, देखो यहां है एक्स स्क्वायर के सामने ए, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए, एक्स का गुणांक बी, और सी है अचर पद, तो माइनस, और ये बी है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। और ए क्या होगा, ए आपके होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये b तो है x का गुणांक, यहां b लिखा है x के आगे, तो x का गुणांक है, और जो a है वो है x स्क्वायर का गुणांक। ये तो हो गया शून्यकों का योग। अब क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब 2 शून्य अपने को दिया है अल्फा और बीटा, तो दोनों को गुणा करना है, अल्फा गुणा बीटा, और किसके बराबर आने चाहिए, सी बट्टा ए के, सी बट्टा ए। सी क्या है, इसमें सी लास्ट में अचर पद है, अचर पद, और ए क्या है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये अपना पहला सूत्र हो गया कि आपको द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है,
और इसके दो शून्य अल्फा और बीटा दिया हुआ है, तो आप कैसे जांच करोगे कि भाई ये सही है या नहीं? तो आप अल्फा दोनों को जोड़ो, दोनों शून्यकों को, अल्फा और बीटा को, और इससे से माइनस बी बटा ए, ये आपको चेक करना है। अगर ये दोनों बराबर आ जाएंगे तो आप बता सकते हो कि भाई ये द्विघात बहुपद है। अब आपके दूसरा सूत्र क्या है? यही है कि भाई यहाँ पर मान लो द्विघात समीकरण ज्ञात करना जब उसके दो शून्य अल्फा और बीटा दिए हुए हों। अब मान लो अपने को दो शून्य दे दिए, एक अल्फा और एक बीटा, और उससे हमें द्विघात समीकरण बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? तो द्विघात समीकरण ज्ञात करना जब उसके दो शून्य अल्फा और बीटा दिए हुए हो या दिए गए हो, अगर मान लो आपको समीकरणों के शून्य दिए हुए हो, तो आप उनका द्विघात समीकरण किस प्रकार बनाओगे? तो क्या समीकरण होगा इसका? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, ये आप इसका द्विघात समीकरण बना सकते हो। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे लिखोगे भाई? ये तो ये भी लिख सकते हो, और दूसरा तरीका है उसको अथवा लिखना, एक लिखना आपको, या तो ये लिख दो या दूसरा एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा, ये है शून्यकों का योग, तो यहां लिख दो शून्यकों का योग। अब आगे कोष्ठक एक्स है, इसका मतलब एक्स गुणा है इसे, प्लस यहां दोनों का गुणा है शून्यकों का, तो यहां लिख दो शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल। इस प्रकार आप इन दोनों के, यानी इस अल्फा और बीटा शून्य से द्विघात समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब तीसरा है विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम वही है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, और इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसका एक रूप है। अगर मान लो भाग विधि आ जाए और उसको जांच करना हो तो कैसे करेंगे? तो विभाजन एल्गोरिथम पी एक्स बराबर जी एक्स, यानी विभाजन एल्गोरिथम में आप क्या करेंगे? पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, यह आपकी विभाजन एल्गोरिथम पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब ये पी एक्स जी एक्स क्या है? इधर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं आपको। देखो अपन कोई संख्या में भाग देते हैं तो ये होगा भाज्य, ये भाज्य होता है, ये हो गया पी एक्स, और जिसका भाग दोगे आप वो हो गया जी एक्स, और जो भागफल आएगा वो आ जाएगा क्यू एक्स, और जो आपके शेष पर बचेगा वो हो जाएगा आर एक्स। ये आपके विभाजन एल्गोरिथम है पी एक्स बराबर जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब इसको दूसरे तरीके से अपन लिख दो कि भाई आपको याद रह जाए कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य गुणा भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हो गया आपके दूसरी प्रश्नावली बहुपद के जो सूत्र थे, इनसे बाहर आपको एग्जाम में नहीं पूछेंगे, तो आप इनको याद कर लो, लिख लो, समझ लो। अब हम चलेंगे तीसरी प्रश्नावली के सूत्रों में। अब देखो तीसरी प्रश्नावली में जो सूत्र है वो कवर कर रहा हूं, एक या दो सूत्र, ये ज्यादा नहीं है इसमें। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म,
रैखिक समीकरण युग्म दो चर वाले। पहला मान लो अपने को दो समीकरण दे दिए, एक दे दिया a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। ये पहला समीकरण हो गया। अब ध्यान रखना है दो चर मतलब x और y या p q जो भी ये दो चर है उसमें, इसमें क्या है x और y है। अब देखना आपको जो पहला समीकरण दिया हुआ है, अगर आपके बराबर में 0 नहीं है तो वहां 0 करना है। कई बार क्या होता है कि जैसे 5x प्लस 2y बराबर 3 दे दिए, तो 3 को इस साइड में लाना, पक्षांतर करना, बराबर में 0 रखना है, तब कंप्लीट हो गए। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x प्लस दूसरा समीकरण है ये b2y और प्लस c2 बराबर 0। यानी जो x के पहले समीकरण में x के आगे जो संख्या होगी वो a1 होगी, y के आगे जो संख्या होगी वो b1 होगी, और जो c जो अलग संख्या है, अचर पद है, 10 5 15 जो भी है, वो होगा c1। और यहाँ x के दूसरे में x के आगे वो संख्या होगी वो a2 होगी, y के आगे जो संख्या वो b2 और जो अचर है वो c2 होगा। अब इससे एक प्रश्न पूछते हैं कभी वज्र गुणन विधि, इसमें दी हुई है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि से कभी कभी इसके शून्य पूछते हैं, उत्तर पूछते हैं, तो आप कैसे निकालोगे? तो यहां लिखना x ऊपर, देखो ये सीधा तरीका बता देता हूं, यहां लिखना y और यहां लिखना 1। ये वज्र गुणन विधि का तरीका बता रहा हूं। यहां आपको लिखना है a छोड़ दो, अगर x ले रहे हो तो a छोड़ दो, b और c लेना है, b c, b और c। x के साथ में आपको a नहीं लेना है, b c। अब यहां लिख दो 1 2 1 2। अब इनको गुणा कर दो, वज्र गुणा, इसको इससे गुणा कर दो और इन दोनों को गुणा कर दो। अब y के नीचे क्या लिखना है? अपने पास a b c तीन ही है, तो a b c से वापस a पर आना है, तो यहाँ b और c आ गया, यहाँ पे आएंगे c और a, और यहाँ पे आएंगे a और b, ऐसे याद रखना है। b c फिर c a फिर a b, c a के नीचे c a लिख दो, a b के नीचे a b लिख दो। अब 1 2 कैसे लिखना है? ऊपर 1 और नीचे 2, 1 और 2, यहाँ पे 1 2 1 और 2। अब क्या करना है? इसको पहले इससे गुणा कर दो, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, इन दोनों गुणा करना है, इन दोनों गुणा करना है, फिर इन दोनों का गुणा करना है। यह शॉर्ट तरीका है, इजी तरीका है, जिससे गलती नहीं होगी आपके। अब आप क्या करोगे? इनको गुणा कर दो, b1 और c2, b1 और c2 गुणा हो रहे हैं तो क्या होगा? b1 c2, जो आपके अल्फाबेट में जो पहले आ रहा है उसको पहले लिख दो। फिर दूसरा है b2 c1, इन दोनों को गुणा करना है, तो b2 और c1, बीच में माइनस चिन्ह लगाना, ये ध्यान रखना है, इन दोनों को गुणा करके माइनस चिन्ह लगाना है। अब y, पहले इनका नहीं गुणा करना है, इन दोनों का गुणा करना है। पहले c1 को a2 से गुणा करेंगे तो a2 c1 या c1 a2 लिख दो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा है दोनों। फिर यहां c2 a1, तो a1 c2, अल्फाबेट में पहले आ रहा तो उसको पहले लिख दो आप, माइनस चिन्ह लगाना है। और फिर लास्ट में a1 को b2 से गुणा करना है, a1 b2 माइनस a2 b1। फिर आप आगे हल करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये है आपके वज्र गुणन विधि। x के साथ bc, y के साथ c और a, और फिर a के a और b, फिर नीचे b1 b2 c1 c2 c1 c2 a1 a2 a1 a2 और b1 b2। फिर इन दोनों को गुणा किया, b1 c2 आ गया, माइनस चिन्ह लगाया, b2 c1 आ गया। यहां इन दोनों का पहले ये करना है, c1 a2 c1 और माइनस, फिर इन दोनों का क्या? a1 c2, फिर इन दोनों का क्या? a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपके है वज्र गुणन विधि का सूत्र। अब आगे इसमें क्या होता है कि जो दूसरा सूत्र है उसमें पूछेंगे कि समीकरणों की प्रकृति कैसी है। तो वो पिछली बार भी बोर्ड में पूछा था, पहले भी कई बार पूछेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आता है या थोड़ा सा चेंज करते हैं तो 2 नंबर या 3 नंबर का आता है। तो वो कैसे चेंज? तो ये आपका पहले है वज्र गुणन विधि। अब देखो इसका दूसरा सूत्र है रैखिक समीकरण युग्मों की
संगतता। अब देखो अपन दोबारा वही समीकरण लिख लेते हैं, a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0। मान लो अपने को दो समीकरण दे दिए, तो पहला तो ये होगा, दूसरा a2x प्लस b2y और प्लस c1 बराबर 0। ये हो गया अपना दूसरा रैखिक समीकरण। अब देखो आपको ये नहीं आएंगे सेम टू सेम, आपको ये ध्यान रखना, जो x के आगे होगा a1 वो होगा, संख्या होगी यहाँ पे। अगर मान लो संख्या नहीं है तो a1 का मान 1 होगा। कहीं मान लो x के आगे या y के आगे संख्या नहीं है तो उसका मान 1 होगा। अब अपन मान लो पहला ले रहे हैं a1 बट्टा a2। अगर a1 बट्टा a2 का मान b1 बट्टा b2 के बराबर नहीं है, यानी a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2, तो अपन लिखेंगे समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। तथा इसमें जो अपन ग्राफ में बनाते हैं, जो रेखाएं हैं वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, तथा रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी। देखो एक तो अगर a1 बटा a2 का मान अगर b1 बटा b2 के बराबर नहीं है तो आप वही देख लो, उसका अद्वितीय हल होगा, यानी उसको हल करेंगे तो कोई उत्तर आएगा। दूसरा जो रेखाएं हैं अपन ग्राफ में बनाएंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, आपस में काटेगी, और समीकरण युग्म संगत होगा, समीकरण युग्म संगत होगा, समीकरण युग्म क्या होगा, संगत होगा। ये तो पहला हो गया। दूसरा, अगर मान लो a1 बट्टा a2, ये दोनों तो बराबर हो गए, a1 बट्टा a2 और b1 बट्टा b2, ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, c1 बट्टा c2। तो अपन क्या कहेंगे कि समीकरण यहां तो अद्वितीय हल होगा, और उसमें क्या होगा, दोनों रेखाएं समांतर होगी और समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। देखो अगर a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 दोनों बराबर है और c1 बट्टा c2 का मान बराबर नहीं है, तो समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। तथा दोनों रेखाएं, जो ग्राफ में दोनों बनती है रेखाएं, दोनों रेखाएं समांतर होगी, समांतर होगी। अब अपन को संगतता की जांच करनी है, तो अगर उसका उत्तर नहीं आ रहा है, हल नहीं हो रहा है, तो वो असंगत होगा। तो यहां लिखेंगे समीकरण युग्म असंगत होगा, समीकरण युग्म असंगत होगा। ये हो गया आपका दूसरा। अब इसमें तीसरा कौन सा है, अगर मान लो तीनों बराबर हो जाए, a1 बटा a2 बराबर हो जाए b1 बटा b2 के, और बराबर हो जाए c1 बटा c2 के, तब क्या होगा, अगर a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 और बराबर है c1 बटा c2, तो यहां हम लिखेंगे दोनों रेखाएं संपाती होगी, दोनों रेखाएं संपाती होगी। संपाती का क्या मतलब होता है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी, यानी जो एक रेखा चल रही है, अपन ग्राफ पे बनाया हमने, तो एक रेखा बनी, उसके ऊपर ही दूसरी रेखा आ गई, तब होगा संपाती। तो दोनों रेखाएं संपाती होगी, और समीकरण युग्म का क्या होगा, कोई हल होगा। समीकरण युग्म का, समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे,
और संगतता कैसी होगी? समीकरण युग्म संगत होगा। तो ये आपके, अगर आपको मान लो समीकरण युग्मों की संगतता से या उन दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करने से या जो भी उससे पूछे, तो आप ये समीकरण युग्म है और तीन कंडीशन है इसमें। पहला, अगर a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर नहीं है तो आपको ध्यान रखना है अद्वितीय हल होगा, यानी इसका कोई हल होगा, दोनों रेखा एक दूसरे को काटेगी ग्राफ में और समीकरण युग्म क्या है? संगत होगा। अगर a1 बटा a2 और b1 बटा b2 तो बराबर हो, c1 बटा c2 बराबर नहीं हो, तो हम क्या कहेंगे कि समीकरण युग्म का कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा और दोनों रेखाएं क्या होगी? इसमें समांतर होगी। अगर हल नहीं आ रहा है इसका मतलब ये असंगत हो गया। तीसरा, तीनों बराबर आ जाए तो दोनों रेखा संपाती होगी। संपाती का मतलब है कि एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आएगी और इसके अनेक हल होंगे, इसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे और समीकरण युग्म संगत होगा। तो इन पहली और तीसरी कंडीशन में संगत होगा और दूसरी कंडीशन है उसमें असंगत होगा। तो यह था आपके तीसरी प्रश्नावली के जो सूत्र थे वो मैंने लिखा दिए। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 4 में। अब देखो प्रश्नावली 4 के सूत्र द्विघात समीकरण, इसमें भी कोई ज्यादा सूत्र नहीं है, मेन सूत्र एक ही है। उसको कभी कभी द्विघाती सूत्र लिखते हैं और कभी श्रीधर आचार्य सूत्र लिखते हैं, श्रीधर आचार्य भी लिखते हैं। तो द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र, अगर आपको श्रीधर आचार्य अलग अलग लिखा तो भी समझ लेना यही सूत्र है, द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र। अब मान लो आपके द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसका क्या होगा? तो द्विघाती सूत्र क्या होगा? एक्स माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल या रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भाग या बट्टा 2a। ये है द्विघाती सूत्र आपके, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और बट्टा 2a। अब यहां आप लिख दो द्विघात सूत्र क्या होगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर मान लो आपके प्रश्न में दिया हुआ हो कि श्रीधराचार्य विधि द्वारा समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, तो आपको ये सूत्र लगाना है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अब द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। अगर मान लो आपको द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पूछे कि भाई ये द्विघात समीकरण कोई भी दिया हुआ हो आपको और आपको मूलों की प्रकृति पूछे, तो आप कैसे निकालोगे? तो पहला आपको अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इसका मान 0 से बड़ा है, इसका मान क्या है? अगर 0 से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे? तो अगर मान लो प्लस में आ रहे हैं 1 2 3 4 कितने भी, तो मूल वास्तविक व पृथक पृथक होंगे। मूल वास्तविक, समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक एवं पृथक पृथक होंगे। ये तो पहला हो गया। अगर मान लो हमने बी स्क्वायर का मान लिखा, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, और 0 के बराबर आया, तो क्या लिखेंगे? समीकरण मूल कैसे होंगे? तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। ये पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर मान लो 0 से बड़ा है प्लस में, तो मूल वास्तविक समान होंगे, पृथक पृथक होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान अगर 0 के बराबर है तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तीसरा है अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा है, ये चिन्ह, इसका मतलब क्या हुआ कि 0 बड़ा है, तो बड़ा होगा तो इसका मान छोटा होगा। तो अगर इसका मान 0 से छोटा कौन सा? माइनस में हो, तो आपके दोनों मूल काल्पनिक होंगे,
या आप ऐसे लिख दो, मूल काल्पनिक होंगे। काल्पनिक होंगे अथवा कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा, नहीं होगा। यह आपके जो चौथी प्रश्नावली है द्विघात समीकरण, उसमें दो ही सूत्र है आपके, ये दो आप याद कर लो। इससे संबंधित आ जाए कि द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा इसके मूल ज्ञात कीजिए, तो आपको x बराबर -b प्लस -b स्क्वायर -4ac बट्टा 2a, और ये उधर लिखा हुआ है कि इस तरीके का आपका द्विघात समीकरण होगा। अब मान लो आपको मूलों की प्रकृति से संबंधित पूछे, तो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब 20 ये समीकरण दिया हुआ, अगर b स्क्वायर -4ac आप ये मान रखो समीकरण से निकाल के b का, a का, c का, और अगर आपके 0 से बड़ा आ रहा है तो मूल वास्तविक और पृथक पृथक होंगे, अगर 0 के बराबर आ रहा है तो मूल वास्तविक समान होंगे, और अगर 0 से छोटा आ रहा है, माइनस में आ रहा है, तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे, अर्थात कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। आप इसको b स्क्वायर -4ac को ऐसे लिख सकते हो, d कभी कभी ये भी लिखा था, d बराबर b स्क्वायर -4ac। d क्या है? समीकरण के विविक्त कार। तो ये आपको दो सूत्र है। अब चलेंगे हम प्रश्नावली 5 में। अब देखो पांचवी प्रश्नावली है समांतर श्रेणी। अब इसके सूत्र लिखेंगे, इसमें भी ज्यादा सूत्र नहीं है, 2 या 3 सूत्र है। तो इसका पहला सूत्र है समांतर श्रेणी के श्रेणी का nवां पद, यानी समांतर श्रेणी का आपको बीच में से कोई प्रश्न पूछे कि भाई 25वां, 30वां, 8वां, 9वां पद ज्ञात करना है, तो आप कैसे निकालोगे? तो इसका सूत्र होगा an, यहां लिख दो चाहे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि a क्या है, n क्या है, d क्या है। तो यहां हम लिख देते हैं, जहां a बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या और d बराबर होगा सार्व अंतर। देखो आपके वहां नाम लिखा हुआ हो 24वां, 25वां, तो वहां यह सूत्र लगाना है, nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d है सार्व अंतर। इसके बाद है समांतर श्रेणी के n पदों का योग, n पदों का योग। तो इसमें कौन सा सूत्र होगा? एस एन बराबर n बटा 2, n बटे 2, कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी समांतर श्रेणी के n पदों का योग जब भी हमें ज्ञात करना हो तो आप ये सूत्र लगा सकते हो, एस एन बराबर n बटे 2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इसका एक सूत्र और है, यदि समांतर श्रेणी के अगर दूसरे तरीके से योग पूछे, वहां मान लो अपने को पदों की संख्या नहीं दी हुई हो, समांतर श्रेणी के n पदों का योग जब प्रथम पद, उसमें प्रथम पद a, समांतर श्रेणी के n पदों का योग जब प्रथम पद a और अंतिम पद l दिया हुआ हो, तथा अंतिम पद
एल दिया, एल भी हो सकता है और ए एन भी हो सकता है। अंतिम पद क्या, कभी एल दिया होता है और कभी ए एन दिया हो। तो क्या सूत्र होगा इसका, एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस एल, ए प्लस एल भी लिख सकते हैं इसको। और अगर मान लो एल की जगह ए एन दिया हुआ हो तो वहां लिख सकते हैं एस एन बराबर एन बट्टे 2 ए प्लस ए एन। ये दोनों यहां ए एन भी हो सकता है और एल हो सकता है। तो पहला सूत्र हो गया समांतर से डी का एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और जहां ए क्या है, प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है और डी क्या है, सार्वंतर। फिर समांतर से डी के एन पदों का योग ज्ञात करना है। तो एस एन बराबर एन बट्टे 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब मान लो अपने को थोड़ा सा डिफरेंट दे, सार्वंतर नहीं दिया हो एग्जाम में, सार्वंतर नहीं है तो हम कैसे लगाएंगे इसका सूत्र, अगर नहीं आ रहा, दो ही पद दिए हो। अब मान लो हमें यह दे दी कि भाई किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद 215 है, तो योग ज्ञात करो। यानी प्रथम और अंतिम पद दिया हो तो आप यह लगाओ, इसमें बहुत कम टाइम लगेगा। प्रथम पद ए और अंतिम पद एल है, इसको एल भी बोल सकते हैं और ए एन, एनवा पद एन भी बोल सकते हैं। तो एस एन बराबर एन बट्टा 2 ए प्लस एल, ये लिख दो या तो, और या एस एन बराबर एन बट्टा 2 ए प्लस ए एन। ये ए एन और एल सेम ही चीज है। तो ये है आपके प्रश्नावली 5 के सूत्र। अब चलेंगे प्रश्नावली 6 में। अब देखो, अब हम चलते हैं प्रश्नावली 6 में, जो है त्रिभुज। इसमें क्या है, प्रमेय दी हुई है अपने को, जो बीच में कहीं मान लो सूत्र आ रहे हैं काम, प्रमेय तो याद रखनी है, उसमें उसका यूज होता है कहीं, लेकिन अपने को कहीं सूत्र काम आ रहे हैं, वो सूत्र हम, इसमें ज्यादा सूत्र नहीं है, 3 ही है, और बाकी प्रमेय तो आपको याद रखनी है। तो 3 सूत्र कौन से हैं, तो पहली है पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण स्क्वायर, कि पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आपको मान लो बोधायन प्रमेय दे तो भी यही है, और पाइथागोरस प्रमेय यही है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और दूसरा सूत्र जो इसमें इसके प्रश्नों में काम आएगा वो है त्रिभुज का क्षेत्र, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। यह है इसका दूसरा सूत्र, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। और जो तीसरा इसमें काम आएगा वो है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो इसका सूत्र है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई या बीच की दूरी, कुछ भी लिख दो। यानी 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई लिख दो या उनकी बीच की दूरी, सेम चीज है। तो ये आपके 3 सूत्र हो गए प्रश्नावली 6 में। पाइथागोरस प्रमेय या बोधायन प्रमेय, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई हो गया, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं योग इंटू ऊंचाई। तो ये आपके प्रमेय से संबंधित सवाल आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये तीनों सूत्र काम आएंगे, इसलिए मैं ये 3 ही लिख रहा हूं। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 7 के सूत्रों। अब देखो, अब हम चलेंगे प्रश्नावली 7 के सूत्रों में। देखो, जितने भी मैं सूत्र लिखा रहा हूं आप उनको लिख के याद करो, आपको कहीं समस्या नहीं होगी। आप शॉर्टकट मत ढूंढो कि
में ये शॉर्ट का तरीके होंगे, लेकिन आपको परसेंटेज बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, उसका कोई विकल्प नहीं है। तो अभी आपके पास समय है परीक्षा में, तो उसका सदुपयोग कीजिए। प्रश्नावली 7 का निर्देशांक ज्यामिति। तो इसका पहला सूत्र है, दो बिंदु दिए हुए हैं अपन को, मान लो बिंदु P के निर्देशांक है x1 और y1। इसको ऐसे लिखना है, निर्देशांक जब भी लिखो एक जो बिंदु बाहर लिखो उसके निर्देशांक अंदर कोष्टक में बंद करो। तथा Q के निर्देशांक है x2 y2। दो बिंदुओं P x1 y1 तथा Q x2 y2 के मध्य दूरी का सूत्र लिखेंगे। के मध्य दूरी, यहां लिख देता हूं मध्य दूरी, यानी दो बिंदुओं के मध्य दूरी है, लेकिन इसको ऐसे लिखा है P x1 y1 और Q x2 y2 के मध्य दूरी का सूत्र क्या होगा। तो ये दो बिंदुओं मध्य दूरी आपको कहीं भी लिखा आ जाए कि दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र लिखिए या उसका मान निकालिए। तो ये सूत्र लगाना आपको, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपके दो बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करने का सूत्र है। अब दूसरा सूत्र है, दो बिंदुओं ए, जिसमें एक पहला बिंदु है, इसके निर्देशांक है x1 y1। यह पहला बिंदु है आपके x1 तथा y1 तथा B, ये दो बिंदु है, एक A है जिसके निर्देशांक x1 y1 है और B x2 y2, B के निर्देशांक है x2 y2 को मिलाने वाले रेखाखंड है। अभी दोनों बिंदुओं को कौन सा रेखाखंड मिलाएगा, मिलाने वाले रेखाखंड AB। यानी दो बिंदु है, एक A है और एक B है, जिनको एक निर्देशांक दिए हुए, B के निर्देशांक, इन दोनों को कौन मिला रहा है, रेखाखंड AB मिला रहा है। AB को M1 अनुपात M2, M1 और M2, और कहीं लेते हैं K अनुपात 1, तो M1 और M2 के अनुपात के रूप में आंतरिक विभाजन करने वाले बिंदु के, यानी दो बिंदु है, A x1 y1 है, B x2 y2 है, इनको जोड़ने वाले रेखाखंड AB को M1 और M2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अब बिंदु कौन सा है, x y। अपन ने ये मान लेते ये बिंदु इनको विभाजित कर रहा है, x y के निर्देशांक। तो x के निर्देशांक क्या हो गए, तो x के निर्देशांक हो गए m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। ये तो हो गए x के निर्देशांक। y के क्या होंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टे m1 प्लस m2। तो आपको जैसे दो बिंदु, ये पूरा इसलिए लिखा है कि आपको क्वेश्चन में ऐसे लिखा आएगा कि ये बिंदु A के निर्देशांक होंगे, B के निर्देशांक होंगे, फिर उनका अनुपात दिया हुआ होगा और फिर उनको विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना, आंतरिक रूप से विभाजन करने वाले। तो आपको ये सूत्र लगाना, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 और y के निर्देशांक m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे m1 प्लस m2। और इस सूत्र को क्या सूत्र कहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है विभाजन सूत्र लिखिए, कभी कभी क्या होता है आपको छोटा क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, मान लो आ जाए आपको विभाजन सूत्र, तो ये विभाजन सूत्र ही है, तो यहां लिख देते हैं, इसे विभाजन सूत्र भी कहा जाता है। तो जो ये आंतरिक विभाजन हो रहा है, ये दोनों, ये अकेला नहीं है इसमें, ये दोनों है, ये दोनों इन्हें विभाजन सूत्र कहते हैं।
अब आगे चलेंगे कि दो बिंदुओं P x1 y1 और Q के निर्देशांक है, उनके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। दो बिंदुओं, अब मान लो दो बिंदु निर्देशांक दिए हुए हैं अपने को, P x1 और y1, ये P के निर्देशांक है, तथा Q x2 y2, दो बिंदु निर्देशांक है P के और Q के, तो इनके मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है कि मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे? x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 और y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। देखो, जब भी आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, आप कैसे निकालोगे? दो निर्देशांक अपने दिए होंगे, दो बिंदु है, जैसे एक P है एक Q है, दोनों के मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करने, तो आप x1 प्लस x2 बटे 2 लिख दो या x2 प्लस x1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, ये है मध्य बिंदु ज्ञात करने के निर्देशांक। अब इससे आगे है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब अपन पढ़ेंगे आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। अब देखो, इसका जो चौथा सूत्र है वो क्या है, और इस बार इस प्रश्नावली में से इस सूत्र पर आधारित प्रश्न पूछने की सबसे ज्यादा संभावना है। तो आप इस टाइप का जो सवाल है वो अच्छी तरीके से तैयार कर ले कि भाई त्रिभुज के निर्देशांक पूछे जाते हैं, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब क्षेत्रफल ज्ञात होता है, इसके तीन शीर्षों के निर्देशांक दिए हुए होंगे, तो जब उसके तीन शीर्षों के निर्देशांक, जब उसके तीन शीर्षों के निर्देशांक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जब उसके तीन शीर्षों के निर्देशांक, ए शीर्ष है उसके निर्देशांक x1 y1, बी के निर्देशांक x2 y2 तथा सी के निर्देशांक x3 y3। यानी त्रिभुज के तीन शीर्ष है और तीनों के निर्देशांक दिए गए हैं, ए के x1 y1, बी के x2 y2 और सी के x3 y3 दिए गए हो, तो क्या होगा? तो देखो, यहां लिखते हैं ए आर और एबीसी। ए आर एबीसी का मतलब हुआ, जो एबीसी जरूरी नहीं है, आपकी पी क्यू आर है तो आप पी क्यू आर लिख दो। ए आर यानी एरिया ऑफ एबीसी, क्या सूत्र होगा? 1/2। अब यहां लिखना है x1, यहां लिखना y2 माइनस y3। देखो, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये है त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। 1/2 कोष्टक लगाना है, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हो गया त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो, कभी सरेखी वाला पूछते हैं कि भाई त्रिभुज के का क्षेत्रफल अगर शून्य है तो शीर्ष क्या होंगे? तो हम लिखेंगे, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है तो उसके, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य है तो त्रिभुज के शीर्ष क्या होंगे? एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। उसके शीर्ष सरेखी होंगे। सरेखी का मतलब हुआ सरेखी का एक ही रेखा में। तो ये पूछ सकते हैं कि भाई त्रिभुज के सरेखी होने का क्या प्रतिबंध है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर शून्य है तो उसके शीर्ष सरेखी होंगे, अगर त्रिभुज के शीर्ष सरेखी है तो उसका क्षेत्रफल शून्य होगा। और इसमें एक सूत्र काम आएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल में हमेशा हमें धनात्मक मान लिखना है। ये आप
नोट करके लिख दो या नंबर लगा के लिख देता हूं मैं। त्रिभुज यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल, भाई अब कहीं भुजा होगी, 3 भुजाएं दी हुई होगी, इसका मतलब क्या हुआ कि त्रिभुज का क्षेत्रफल धनात्मक होगा, तो हमें धनात्मक मान लेना है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का धनात्मक मान लिया जाता है, अब मान लो आपके क्वेश्चन आ गया और उसमें निर्देशांक से आपने निकाला और आपके माइनस में आ गया क्षेत्रफल, तो आपको उत्तर लिखते समय उसको पॉजिटिव में लेना है, यानी प्लस में ही लिखना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इतने वर्ग इकाई और लिखना है आपको। तो ये थे आपके प्रश्नावली 7 के जितने भी सूत्र थे वो मैंने इसमें कवर कर दिए हैं। अब हम चलेंगे प्रश्नावली 8 के सूत्रों में। अब देखो प्रश्नावली 8 है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें से आपके बड़ा प्रश्न आएगा और जिस प्रश्नावली में से बड़ा प्रश्न आ रहा है उसका आप अच्छी तरह से उन सूत्रों को आप याद करो, लिख के याद करो, समझ लो उनको, तो एग्जाम में गलत नहीं होंगे। तो त्रिकोणमिति का परिचय है, तो पहले मैं बता देता हूं। इसमें समकोण त्रिभुज ABC, ये इसमें समकोण त्रिभुज, समकोण, ये अपन यहां त्रिभुज बना लेते हैं एक, ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ A ले लिया, यहाँ B है और यहाँ C है। अब जो 90 डिग्री के सामने वो होगा कर्ण, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये क्षैतिज लाइन है, ये हो गया आधार और ये हो गया लंब। तो समकोण त्रिभुज, ये सामने समकोण त्रिभुज बना हुआ है ABC में समकोण कौन सा है? B कोण, तो कोण B समकोण है, कोण B क्या है? समकोण है। अब इस यहां लिख लो AB क्या है? AB आधार, उस चित्र में AB क्या है? ये आधार है। और BC क्या है? BC है लंब। और AC क्या है? AC है कर्ण। AB आधार है, BC लंब है और AC कर्ण है। अब देखो त्रिभुज ABC में अपन वो सूत्र लगाते हैं जो सारणी बनाने में काम आता है। त्रिभुज ABC में यहां मैं लिख देता हूं, वो काम आएगा बहुत जगह आपको। LAL लाल बट्टा कक्का KKA। अब देखो जो मैंने आपको पहले वीडियो बनाया था त्रिकोणमितीय सारणी का सबसे आसान रूप, उसमें मैंने समझाया था, फिर मैं बता रहा हूं कि ये लाल बट्टा कक्का उस सारणी को इजी तरीके से समझने में काम आएगा। अब ये क्या है, ये देखो इसमें से सूत्र बनाएंगे अपन, साइन थीटा या साइन बी। अब देखो इसमें लाल बट्टा का L का मतलब है लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब है कर्ण। तो अब साइन थीटा का क्या बनाएंगे, या थीटा या मान लो थीटा या कोण इसके सामने, तो साइन थीटा बराबर होगा L बट्टा K। L बट्टा K का मतलब क्या हुआ? लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। ये साइन थीटा का सूत्र हो गया। अब साइन का अपोजिट क्या होगा, तो यहां लिख दो 2 नंबर पे कोसेक थीटा। साइन का उल्टा क्या होगा, यहां कोसेक थीटा होगा, तो इसका होगा K बट्टा L। ये पहला L बट्टा K ये साइन का हो गया ऊपर से, और इसको उल्टा करेंगे तभी हो गया कोसेक का, तो कोसेक में होगा कर्ण बट्टा लंब। अब आगे चलेंगे दूसरे में। दूसरा सूत्र किसका है, ये साइन का, ये कोस का, तो कोस थीटा बराबर, कोस थीटा होगा आधार बट्टा कर्ण, तो A बट्टा के आधार बट्टा कर्ण। और इसका उल्टा कोस का, ये साइन कोसेक, कोस का होगा सेक, तो सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा K बट्टा A, इसका मतलब होगा कर्ण बट्टा आधार। फिर आगे टेन थीटा, टेन थीटा होगा L बट्टा A,
एल का मतलब लंब और ए का मतलब आधार, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। और tan का उल्टा क्या होगा, cot थीटा, तो cot थीटा बराबर ए बटा एल, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। तो ये था आपके जो अनुपात है इनके। तो त्रिभुज एबीसी सामने समकोण त्रिभुज बना हुआ है, उसमें आधार कर्ण लंब लिखा हुआ। अब ये इससे हम आगे काम में लेंगे। तो साइन थीटा, ये साइन का लंब बटा कर्ण, साइन का उल्टा कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, फिर कोस का आधार बटा कर्ण, कोस का उल्टा सेक थीटा कर्ण बटा आधार, फिर ये टेन थीटा लंब बटा आधार, और ये उल्टा कोण का आधार बटा लंब। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सारणी, और फिर त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरण है और पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात है वो अब पढ़ेंगे। अब देखो आगे है 0 डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। अब इस पे आधारित आपके प्रश्न आएंगे एग्जाम में। तो मैंने ये शॉर्ट में सारणी बना रहा हूं, सबसे छोटी सारणी है एल ए के। यहां 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख दो। अब क्या करना है आपको, याद रखना है 0, 11 और लास्ट में लिख दो 101। अब बीच में याद रखना है 112, 0, 11, ये 132, यहां 112 और यहां 312। अब जो बीच वाले 3 कॉलम है उनमें सबसे बड़ी संख्या उस पे रूट लगा दो। यहाँ 3 वर्गमूल 3 और इस लाइन में सबसे बड़े 2 तो वर्गमूल 2, इस लाइन में सबसे बड़े 3 और 0 और 1 पर वर्गमूल नहीं लगाना आपको। यानी ये सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला लाइन में वर्गमूल नहीं लगाना है। और बीच में जो 3 है, 3 संख्या है 132, 112, 312, उस लाइन में जो सबसे बड़ी संख्या है उस पे आप वर्गमूल का चिन्ह लगा दो, रूट का चिन्ह लगा दो। तो √3, √2 और इसमें √3। तो ये आपके त्रिकोणमितीय सारणी है। सबसे सरलतम रूप, सबसे छोटी सारणी है। और जो अभी नए जुड़े हैं, जो बच्चे, जो स्टूडेंट हमारे वेदांत क्लासेस के साथ, वो इस सारणी को पूरी तरीके से समझने के लिए मैंने वीडियो पहले बना रखा है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। तो आप वहां जाएं और अच्छी तरीके से समझें कि इस सारणी से मान कैसे निकालते हैं। एक बार आपने समझ लिया तो आपको दोबारा ज्यादा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको अपने आप याद हो जाएगी। कोई सा भी मान आप 0 से 90 डिग्री तक का कोई भी मान आप इससे निकाल सकते हो। तो यह सारणी है 0 से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों की सारणी। अब देखो, अब हम चलेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब देखो, जो आप अपने सर्व समीकरण का क्वेश्चन आएगा उसमें जो साइन थीटा कॉस थीटा उसकी जगह हमें कई बार सूत्र लिखना है, तो वो त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे अपन यहां पे। साइन थीटा का कई जगह सूत्र लिखते हैं, तो ये लिखेंगे 1 बटा कोसेक थीटा, यानी साइन की जगह अपन 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बटा साइन थीटा। फिर आगे कोस थीटा, कोस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं 1 बटा सेक थीटा। कोस थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 बटा सेक थीटा। और सेक थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, यानी सेक और कोस एक दूसरे उल्टे हैं, तो 1 बटा कोस थीटा। ये मान हो गए। अब इससे आगे टेन थीटा। अब टेन की जगह 2 मान होते हैं, टेन की जगह हम साइन थीटा बटा कोस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा, या इसको लिख सकते हैं 1 बटा कोट थीटा। यानी आपको अगर मान लो साइन के रूप में मान चाहिए, साइन और कोस के रूप में, तो आप टेन की जगह लगाओगे साइन थीटा बटा कोस थीटा। और अगर आपको कोट के रूप में चाहिए तो आप लिखोगे टेन की जगह 1 बटा कोट थीटा। अब है कोट थीटा
बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोट का मान आप लिखोगे, अगर आपको कोस और साइन के रूप में चाहिए तो कोस थीटा बटे साइन थीटा या 1/tan थीटा भी लिख सकते हो। ये आपके है त्रिकोणमितीय अनुपात। अब अपन लिखेंगे पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आगे सूत्र 4 नंबर पे चलेंगे। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अगर अपन के पूरक कोण कहीं हो, यानी पूरक कोण कौन से होते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री हो, वो पूरक कोण है। तो वो आगे उनकी जगह अपने को क्या लिखना है? तो इसमें क्या होगा, पूरक कोणों में थोड़ा अलग है। इससे साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। यानी आपको कहीं ये है साइन 90 माइनस कितने डिग्री कोण लिखा हुआ है, तो उसकी जगह आप कोस थीटा लिख सकते हो। और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा? साइन थीटा। इसमें तो क्या होता है, साइन का कोसेक होता है, लेकिन पूरक कोणों में साइन का कोस होता है उल्टा। अब इससे आगे कोसेक 90 माइनस थीटा, इसका मान होगा सेक थीटा। पूरक कोणों में है ये। और सेक 90 माइनस थीटा ये क्या होगा? सेक का कोसेक थीटा। यानी पूरक कोणों में साइन का उल्टा कोस होता है। साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होगा, कोस 90 माइनस थीटा का साइन थीटा होगा, कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होगा, और सेक 90 माइनस थीटा होगा कोसेक थीटा। अब टेन 90 माइनस थीटा, टेन का होगा कोट थीटा, और कोट 90 माइनस थीटा ये होगा टेन थीटा। ये आपके 6 सूत्र है, इससे आधारित सवाल भी आते हैं। तो आपको ये पूरक कोणों वाले 6 सूत्र आपको याद रखने। अब इससे अगले सूत्र है वो है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। अब देखो, अब इसकी जो ये प्रश्नावली 8 है, इसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। अब इसमें 3 सर्व समीकरण, 3 से हर सर्व समीकरण से 2-2 सूत्र बन रहे हैं। देखो, पहली सर्व समीकरण है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1। ये पहली सर्व समीकरण, इससे 2 सूत्र बनेंगे। पहला सूत्र आप किसका बनाओगे? आपको मान लो साइन का सूत्र बनाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसका सूत्र बना, तो प्लस वाला ये आगे चला जाएगा, तो 1 और ये प्लस वाला उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब मान लो इसी सूत्र में से आपको कोस का मान निकालना है, कोस स्क्वायर थीटा का, तो कोस को आप यहां रख लो, और ये साइन स्क्वायर उस साइड में चला जाएगा। कौन से पक्ष में? दाएं पक्ष में। तो 1 और ये प्लस के साइन स्क्वायर है, जब पक्षांतरण होता है तो चिन्ह चेंज होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 2 पहली सर्व समीकरण से बनेंगे सूत्र। अब आगे चलेंगे दूसरी सर्व समीकरण, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब पहला सूत्र किसका बनाओगे आप? पहला अपने को मान लो इस सर्व समीकरण से कोसेक स्क्वायर का बनाना है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और माइनस का कोट स्क्वायर इधर जाके हो जाएगा प्लस का कोट स्क्वायर, प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अब मान लो दूसरा, यहां ध्यान रखना है आपको, कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र बनाना है। अब देखो, इस सूत्र से बनाओ, ऊपर वाले से नहीं, इससे बनाओ। आप कोट स्क्वायर आपके यही है, मान लो ये रह गया, तो 1 को यहां से हटाना पड़ेगा, तो 1 प्लस का इस साइड में आके क्या हो जाएगा? बाएं पक्ष में माइनस का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कोट का बनाएंगे तब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। अब तीसरी सर्व समीकरण है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सेक का बनाएंगे पहले, तो सेक स्क्वायर थीटा और बराबर 1, और ये माइनस का टेन स्क्वायर इस साइड में आके हो जाएगा प्लस का टेन स्क्वायर, तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब मान लो टेन का बनाना सूत्र अपने को, तो टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ टेन है, यहाँ 1 हटा दो, इस साइड में लेके आ जाओ, तो सेक स्क्वायर
थीटा माइनस 1, ये tan का हो गया। तो एक सर्व समीकरण से दो दो सूत्र बन रहे हैं। तो ये अपने 8वीं प्रश्नावली के जो जितने भी आपके सर्व समीकरणों से संबंधित जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सूत्र थे वो मैंने कवर किए। तो आपकी बुक का आधा पार्ट सूत्रों का कवर हो चुका है इस वीडियो में। और ये सूत्र आप लिखो, इनको याद करो, अभी तक आपके पास टाइम है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वितान क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचो, उनको जिन्हें जरूरत है। मान लो उनको समझ में नहीं आ रहा तो मैं इजी वे में समझाने की कोशिश की है मैंने, और आपको सूत्र याद हो जाएंगे एक बार लिखने से ही। तो उन तक पहुंचो आप ज्यादा से ज्यादा। आप जब तक पहुंचोगे तब मैं और जब मेरा वो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं ज्यादा मेहनत करूंगा आपके लिए। और उम्मीद है कि आप अच्छे परसेंटेज बनाओगे इस बार। तो बने रहिए वितान क्लासेस के साथ। तो जल्द ही इसका सूत्रों का दूसरा वीडियो आएगा, क्योंकि अभी तक मैंने ये आधी किताब यानी 8 प्रश्नावली कवर की है। आगे की 8 की प्रश्नावली अगले पार्ट में, दूसरे पार्ट में मैं कवर करूंगा। तो 2 वीडियो में आपकी किताब के पूरे सूत्र कवर करूंगा। आप उनको याद कीजिए और मेहनत करते रहिए। धन्यवाद। तो सभी मित्रों और सभी छात्रों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरी ये 2 पंक्तियां अपने भारत देश के लिए। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन। थैंक यू। जय हिंद।